अस्सलाम वालेकुम जी। आज चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं और ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे वो हमने कवर कर लिए पीपीएससी के हवाले से, एफपीएससी के हवाले से, और ये उसका लास्ट चैप्टर है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है और फाइनेंस में भी आता है। तो उसका एक ही वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा जिसमें हर तरह के जितने भी एनालिसिस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो सारे एक ही लेक्चर में आपको दे दिए जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वेरेन की बुक से। तो आज का जो चैप्टर है उसका नेम है कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल, स्टॉक ट्रांजैक्शन एंड डिविडेंड्स। आज कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जब स्टॉक इशू किए जाएं तो कौन सी एंट्रीज़ की जाती हैं, और इसके अलावा जब डिविडेंड दिए जाएं, डिविडेंड डिक्लेयर किए जाएं शेयर होल्डर्स को, तो तब कौन सी एंट्रीज़ की जाती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टॉक होल्डर होते हैं वो ऑनर होते हैं कॉरपोरेशन के। कॉरपोरेशन स्टॉक के ऑनर होते हैं। वो इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हायर करते हैं ऑफिसर्स को, या सेलेक्ट करते हैं ऑफिसर्स को, या मैनेजर्स भी आप यहाँ कह सकते हैं कि वो मैनेजर्स को हायर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और फिर वो जो मैनेजर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनी है, कॉरपोरेशन है, वो अपना काम करती है। जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मामलात में मुदाखलत नहीं करते, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट कर देते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के मामलात को ओवरसी करती है। ये बैलेंस शीट का एक फॉर्म बना हुआ है। आप बिल्कुल सिंपल जो है ना, एक साइड पे एसेट्स होते हैं और एसेट्स को रिसोर्स कहा जाता है। रिसोर्स, एसेट्स को रिसोर्स कहा जाता है, और दूसरी साइड पे लाइबिलिटी और स्टॉक होल्डर इक्विटी होती है कि जिसको सोर्स कहा जाता है। ये एसेट्स के सोर्स हैं। और स्टॉक होल्डर इक्विटी अगर इससे कैलकुलेट की जाए अकाउंटिंग इक्वेशन से तो वो इस तरह आएगी, स्टॉक होल्डर इक्विटी इज़ इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। और स्टॉक होल्डर ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये राइट रिप्रेजेंट करती है ऑन एसेट्स। अब दो तरह के सोर्स होते हैं स्टॉक होल्डर इक्विटी के। वो कौन कौन से सोर्स होते हैं? एक पेड इन कैपिटल होता है और एक होता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मसलन कॉरपोरेशन को एक साल प्रॉफिट हुआ, उसने सारा का सारा शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया बल्कि कुछ रिटेन कर लिया। रिटेन यानी अपने पास रख लिया इमरजेंसी के लिए, जिसको रिजर्व्स भी कहते हैं। तो उसने रिटेन किया कुछ हिस्सा प्रॉफिट का, और कुछ हिस्सा उसने डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये है रिटेन अर्निंग, जो वो प्रॉफिट में से जो पोर्शन रिटेन करता है। और दूसरा इक्विटी का सोर्स होता है पेड इन कैपिटल, यानी कॉरपोरेशन जो शेयर इशू करती है तो उसके बदले जब पैसे आते हैं तो वो भी एक सोर्स होता है स्टॉक होल्डर इक्विटी का। मतलब स्टॉक होल्डर इक्विटी के दो सोर्स हुए, एक रिटेन अर्निंग जो प्रॉफिट में से जो भी अमाउंट रिटेन की जाएगी, और दूसरा शेयर को इशू करके जो पैसे लिए जाएंगे वो पेड इन कैपिटल होगा। अब स्टॉक होल्डर की दो टाइप्स होती हैं, एक प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर और एक कॉमन स्टॉक होल्डर। जनरली यही यूज़ होती हैं। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर वो स्टॉक होल्डर होते हैं कि जिनको फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है, या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड या फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। या तो उनके डिविडेंड की अमाउंट फिक्स होती है, या फिर उन्हें फिक्स रेट के साथ, फॉर एग्जांपल 6%, 7%, 8% उनको रेट दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाता है वो रेट या फिर फिक्स अमाउंट। तो एक तो ये बात होती है प्रेफर्ड स्टॉक में कि प्रेफर्ड स्टॉक में प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को फिक्स डिविडेंड दिया जा रहा है। दूसरा ये कि उसको डिविडेंड कॉमन स्टॉक होल्डर से पहले दिया जाता है।
दूसरी साइड पे आप ये देखें, जो कॉमन स्टॉक होल्डर होते हैं वो बेसिक ओनर होते हैं किसी भी कंपनी के, और उनके पास वोटिंग पावर होती है। लेकिन जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर होते हैं उनके पास जनरली वोटिंग पावर नहीं होती, और प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद जो बच जाता है वो कॉमन स्टॉक होल्डर को दिया जाता है। अब एक टर्म यूज़ होती है क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। मीन ये कि अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ, मिसाल के तौर पे 2019 में प्रॉफिट हुआ, 2020-21 में प्रॉफिट नहीं हुआ, और फिर 2022 में प्रॉफिट हुआ, तो 2021 में जब प्रॉफिट 20 और 21 में प्रॉफिट नहीं हुआ तो किसी को भी डिविडेंड नहीं दिया गया क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हुआ। अब 2022 में जब प्रॉफिट होगा तो पिछले सालों का, 2 सालों का कि जिनमें डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया गया था, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को पिछले सालों का डिविडेंड भी दिया जाएगा। लेकिन कॉमन स्टॉक होल्डर के साथ ऐसा नहीं है। जिस साल प्रॉफिट होता है, और बाकी भी इसकी और भी कंडीशंस हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अलाउ करें और कैश भी ज़्यादा हो, रिटेन अर्निंग भी ज़्यादा हो, तब कॉमन स्टॉक होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। बात बताने का मकसद ये है कि पिछले कुछ सालों में अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो जिस साल प्रॉफिट होता है तो पिछले सालों का प्रॉफिट भी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को मिलता है, लेकिन कॉमन स्टॉक होल्डर को पिछले सालों का प्रॉफिट नहीं मिलता। अच्छा, अब हम देखते हैं इशूइंग स्टॉक के स्टॉक को इशू करें तो फिर उस वक्त कौन सी जर्नल एंट्रीज हम करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि अगर स्टॉक को इशू किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल प्रेफर्ड स्टॉक है यहाँ पे और कॉमन स्टॉक है, और दूसरी एक एंट्री है कैश, 15 लाख के शेयर इशू किए जा रहे हैं पार पे। प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू है 5 लाख और 10 लाख के कॉमन स्टॉक पार पे इशू किए जा रहे हैं, तो मतलब हमारे पास जो कैश इन हो रहा है वो 15 लाख हो रहा है। कैश को डेबिट करेंगे 15 लाख के साथ, प्रेफर्ड स्टॉक को क्रेडिट करेंगे 5 लाख के साथ, और कॉमन स्टॉक को क्रेडिट करेंगे 10 लाख के साथ। अब ये स्टॉक को क्रेडिट क्यों किया गया है? क्योंकि ये भी एक तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पार्टनर्स के बारे में भी यही पढ़ा था, जब पार्टनर इन्वेस्ट करता था तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता था, और अगर वो उसमें से विदड्रॉ करता था या उसे लॉस होता था तो उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता था। इसी तरह यहाँ भी इसी तरह जब भी स्टॉक इशू किया जाएगा तो स्टॉक को क्रेडिट किया जाएगा, और जब स्टॉक की वैल्यू कम होगी या स्टॉक वापस हम रीपरचेज करेंगे तो फिर स्टॉक की जो अमाउंट होगी वो डेबिट हो रही होगी। तो मतलब ये कि ये जो स्टॉक हैं ये क्रेडिट नेचर के हैं, अगर ये इंक्रीज़ हो तो फिर ये क्रेडिट होते हैं, अगर इनमें डिक्रीज़ आए तो ये डेबिट हो जाते हैं। और कॉमन स्टॉक और प्रॉफिट स्टॉक ये कंट्रोलिंग अकाउंट है, इनको सब्सिडरी लेजर्स में मेंटेन किया जाता है। जो जर्नल लेजर्स होते हैं उनमें सिर्फ एक अकाउंट ये बनाया जाता है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक। अब वो प्रेफर्ड स्टॉक कितने लोगों ने परचेज़ किए हुए हैं, उनके क्या क्या नाम है, वो सारी डिटेल एक एक पर्सन की सब्सिडरी लेजर में मेंटेन की जाती है। अच्छा, पहले जो हमने एंट्री देखी वो ये थी कि एक शेयर इशू किया जा रहा है, कोई भी शेयर, वो पार वैल्यू पे यानी उसकी स्टेटेड वैल्यू पे इशू किया जा रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि स्टॉक प्रीमियम पे इशू किया जाता है, मतलब उसकी जो पार वैल्यू है उससे ज़्यादा का सेल किया जाता है। अब आप देखें कि अगर प्रेफर्ड स्टॉक मिसाल के तौर पे एक जी सॉरी अच्छा, अब आप ये देखें कि प्रेफर्ड स्टॉक उसकी पार वैल्यू तो थी 1 लाख, लेकिन वो पार वैल्यू से ज़्यादा मतलब 1,10,000 का मार्केट में बिक रहा है, उसका रेट 1,10,000 का है। तो कैश जो हमें रिसीव हो रहा है वो 1,10,000 हो रहा है, और दूसरी साइड पे हम जो प्रेफर्ड स्टॉक है
उसको क्रेडिट करेंगे 1 लाख के साथ, क्योंकि वो पार उसकी वैल्यू 1 लाख ही है। और साथ में ये जो 10,000 का डिफरेंस है ये हमें गेन हो रहा है, ये एक तरह का गेन है, प्रॉफिट है। इसको भी इनकम स्टेटमेंट में शो किया जाता है, इसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है। सॉरी, इनकम स्टेटमेंट में नहीं बल्कि बैलेंस शीट में इसको शो किया जाता है। अब आप ये देखें कि जो पेड इन कैपिटल है, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार प्रेफर्ड स्टॉक, इन एक्सेस ऑफ पार प्रेफर्ड स्टॉक, वो है 10,000। 10,000 हमें एक्स्ट्रा रिसीव हो रहा है, तो वो हम कहाँ लिखेंगे, वो क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि ये गेन है। और आपको पता है जब गेन होता है तो वो क्रेडिट होता है। इसी तरह प्रीमियम की तरह डिस्काउंट पे भी शेयर इशू हो सकते हैं, यानी जो उसकी पार वैल्यू है उससे कम पे अगर वो इशू होते हैं तो फिर क्या होगा। हाँ, यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जैसे कि मैंने आपको पार्टनरशिप में बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ कैश के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, बल्कि वो लैंड या किसी और एसेट के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो जिस एसेट के थ्रू इन्वेस्ट करेगा हम उसे डेबिट करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लैंड के थ्रू इन्वेस्ट किया जा रहा है, यानी शेयर परचेज किए जा रहे हैं, उसके बदले पैसे नहीं दिए जा रहे बल्कि लैंड दी जा रही है। तो आप ये देखें कि लैंड को हमने डेबिट किया और कॉमन स्टॉक को हम क्रेडिट कर रहे हैं। और ये कॉमन स्टॉक जो है ये 1 लाख का है, इसकी पार वैल्यू, और हम प्रीमियम पे इसे बेच रहे हैं, तो जो 20,000 ऊपर हमें रिसीव हो रहा है वो भी हम क्रेडिट कर रहे हैं। और लैंड की जो कीमत बनती है वो 1,20,000 की है, 1,20,000 की। अच्छा, अच्छा, अब ये आप देखें, हाँ यहाँ पे अगर डिस्काउंट यहाँ मैं डाल नहीं सका, अगर डिस्काउंट पे कोई शेयर इशू किया जाए तो उसकी एंट्री किस तरीके से होगी यही मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लैंड है वो 1,20,000 का है। मिसाल के तौर पे हमने ये जो शेयर इशू किया वो डिस्काउंट पे इशू किया, तो हम जो डिस्काउंट अमाउंट होगी उसको डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अमाउंट को हम डेबिट करेंगे। 1 मिनट होल्ड। डिस्काउंट अमाउंट को डेबिट करेंगे और दूसरी साइड पे क्रेडिट करेंगे कॉमन स्टॉक या प्रेफर्ड स्टॉक जिसको भी इशू कर रहे हैं। जब भी आपको गेन होगा, यानी आप प्रीमियम पे शेयर को इशू कर रहे हैं, तो फिर आपने जो भी प्रीमियम की अमाउंट होगी वो आपने लिखनी है क्रेडिट साइड पे, और अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो वो जो डिस्काउंट की अमाउंट होगी वो डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये ज़रूरी नहीं है बताना, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा, अब ये देखते हैं ये ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है। ट्रेजरी स्टॉक ये होता है कॉरपोरेशन बायज बैक इट ओन स्टॉक फॉर द पर्पज ऑफ लेटर री इशूइंग इट, यानी अपने ही शेयर को दोबारा रीपरचेज कर लेना। अब वो जो रीपरचेज कर रहा है उसको ट्रेजरी स्टॉक कह रहे हैं, और ये ट्रेजरी स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखी जाती है, क्योंकि ये एक तरह का एसेट है, हमने अपनी चीज़ दोबारा रीपरचेज की है और हम इसे स्टॉक, ट्रेजरी स्टॉक एक एसेट के तौर पे ट्रीट करेंगे और इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखेंगे। अब इसकी ट्रेजरी स्टॉक इज stock that has been issued as fully paid। दूसरा पॉइंट है ट्रेजरी स्टॉक हैज बीन री इक्वायर्ड बाय कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन इसे री इक्वायर कर लेती है। थर्ड ये है
has not been cancelled or reissued. A commonly used method of accounting for treasury stock is cost method. ये पॉइंट बहुत अहम है लास्ट वाला, कि जो ट्रेजरी स्टॉक की अकाउंटिंग है वो कॉस्ट मेथड पे हो रही होती है, मतलब अपने शेयर हम दोबारा रीपरचेज कर रहे हैं तो उसके लिए कॉस्ट मेथड को यूज़ करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये कॉस्ट मेथड किस तरह इसकी जर्नल एंट्रीज होंगी। मिसाल के तौर पे 45,000 के शेयर हमने रीपरचेज कर लिए, 45,000 के शेयर रीपरचेज किए, तो अब वो ट्रेजरी स्टॉक को के तौर पे हम उसे ट्रीट करेंगे, 45,000 को डेबिट करेंगे और मैंने जैसे कि पहले बताया आपको ये हमारा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है, और दूसरी साइड पे कैश 45,000 का हम दे रहे हैं, अपने शेयर रीपरचेज कर रहे हैं तो 45,000 क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब तो ये हमने पढ़ ली ट्रेजरी स्टॉक की, यानी स्टॉक रीपरचेज करना। अब एक होता है स्टॉक स्प्लिट करना। स्टॉक स्प्लिट करना क्या होता है? कॉर्पोरेशन सम टाइम रिड्यूस द पार और स्टेटेड वैल्यू ऑफ देयर कॉमन स्टॉक एंड इशूज अ प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ एडिशनल शेयर, दिस इज कॉल्ड स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट को यहाँ से हम समझते हैं, मिसाल के तौर पे ये 4 शेयर हैं और एक शेयर की जो वैल्यू है वो है $100। अब बाज़ों का स्टॉक स्प्लिट कर देते हैं, अब एक शेयर जो है, एक शेयर की वैल्यू हम कम कर रहे हैं और वो हो गई है $20, यानी स्टॉक को हमने स्प्लिट कर दिया, उसकी जो पार वैल्यू है वो कम कर दी। एक जो स्टॉक है $100 का, उसे 4 हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया। लेकिन आप ये देखें कि इसकी जो टोटल अमाउंट होती है ना, पहले भी $400 थी, अब भी $400 है, टोटल अमाउंट में इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। और जो स्टॉक स्प्लिट किए जाते हैं तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं की जाती, क्योंकि टोटल अमाउंट तो सेम रहती है। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये तो स्टॉक के बारे में हमने देख लिया कि जब स्टॉक इशू किए जाएं तो कौन सी एंट्रीज होती है, पार पे इशू किए जाएं तो कौन सी एंट्री, प्रीमियम पे इशू किए जाएं तो कौन सी एंट्री, डिस्काउंट पे इशू किए जाएं तो कौन सी एंट्री। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अगर स्टॉक रीपरचेज किया जाए तो तब कौन सी एंट्री की जाएगी, और फिर उसके बाद स्टॉक स्प्लिट किया जाए तो उसके लिए कोई भी जर्नल एंट्री नहीं की जाती। अब हम आते हैं डिविडेंड की तरफ, कि जब डिविडेंड दिए जाते हैं डिविडेंड स्टॉक होल्डर को और कॉमन स्टॉक होल्डर को और प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को, तो उस वक्त कौन सी एंट्रीज की जाती हैं। सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। डिविडेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटेन अर्निंग टू स्टॉक होल्डर। डिविडेंड्स मे बी पेड इन कैश। 3 सूरतों में डिविडेंड पे हो सकते हैं, या कैश की सूरत में, या स्टॉक की सूरत में, या प्रॉपर्टी दे रहे हैं आप। कैश भी तो एक एसेट है, या एसेट दे रहे हैं या फिर कोई स्टॉक, नया स्टॉक इशू कर रहे हैं उसको, यानी कैश देने के बजाय स्टॉक इशू कर रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी दी जा रही है कैश के बदले। इन सब की एंट्री सेम नेचर की होगी, उसे देखेंगे। अच्छा, ये देखना है कि डिविडेंड इवन ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक आर नेवर रिक्वायर्ड बट वंस डिक्लेयर्ड बिकम अ लीगल लायबिलिटी ऑफ कॉरपोरेशन। जब कॉरपोरेशन एक दफ़ा ऐलान कर दे कि मैं अब डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा, डिविडेंड डिक्लेयर करूंगी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो फिर उसकी लीगल लायबिलिटी बन जाती है कि वो अब डिविडेंड को पे भी करे। अगर वो डिक्लेयर नहीं करता तो उसकी कोई भी लीगल लायबिलिटी नहीं, चाहे उसे उस साल प्रॉफिट हुआ भी है लेकिन वो डिविडेंड देना नहीं चाहता तो उसे चाहिए कि वो डिक्लेयर भी ना करे। अगर वो उसने डिक्लेयर कर दिया तो फिर उसकी लीगल लायबिलिटी है कि वो डिविडेंड को पे करे। Corporation generally declare and pay cash dividend on shares outstanding when 3 conditions exist। सबसे पहले जो कंडीशन है कि कब डिविडेंड दिया जाएगा, सफिशेंट रिटेन अर्निंग, आपके पास इमरजेंसी के लिए अच्छा खासे पैसे पड़े हैं, सफिशेंट रिटेन अर्निंग है। दूसरा है सफिशेंट कैश है, आपके पास कैश भी अच्छा है ताकि आप कैश दे सकते हैं। और तीसरा और सबसे अहम कि फॉर्मल एक्शन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इजाज़त देंगे तो तब डिविडेंड इशू किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब आगे चलते हैं। अच्छा, डिविडेंड्स के हवाले से 3 इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। सबसे पहली डेट होती है डेट ऑफ डिक्लेरेशन, यानी जिस दिन ऐलान किया जा रहा है कि हम डिविडेंड देंगे, डिविडेंड
इशू किए जाएंगे, डिविडेंड पे किए जाएंगे, तो उस वक्त डेट ऑफ डिक्लेरेशन यानी 1 दिसंबर को अगर डिक्लेयर किया जा रहा है तो उस टाइम हम एंट्री कर देंगे कि कैश डिविडेंड मिसाल के तौर पे 42,500 का है, वो दिया जाएगा कैश डिविडेंड, यानी वो दिया जाएगा। और दूसरी साइड पे हम कैश डिविडेंड पेएबल, कैश डिविडेंड पेएबल यानी ये हमने अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर ली कि हमारा जो डिविडेंड है वो हम अदा करेंगे 42,500 का, ये लाइबिलिटी अभी पे नहीं किया, अभी सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो इसी वजह से हमने कैश डिविडेंड पेएबल को क्रेडिट कर दिया 42,500 से कि ये हम अदा करेंगे। और दूसरी साइड पे जो कैश डिविडेंड है उसको हमने डेबिट कर दिया 42,500 के साथ। दूसरी डेट होती है डेट ऑफ रिकॉर्ड। इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, द सेकंड इंपॉर्टेंट डेट इज़ द डेट ऑफ रिकॉर्ड। इस टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रिकॉर्ड करती है कि ये इतना डिविडेंड हमने देना है, लेकिन इसकी कोई एंट्री नहीं की जाती क्योंकि डेट ऑफ डिक्लेरेशन के वक्त आप जो एंट्री कर रहे हैं वो सफिशेंट रहती है, इस वक्त कोई एंट्री नहीं की जाती। हाँ, डेट ऑफ पेमेंट तीसरी होती है, डेट ऑफ पेमेंट यानी उस ऐसी डेट कि जब आप एक्चुअल में पे कर रहे हैं तब कौन सी एंट्री करेंगे, कैश डिविडेंड पेएबल। ये आखिर वाले जो 2 जीरो लगे हुए हैं ये सेंट्स है, ये पैसे समझ लें। तो असल अमाउंट है 42,500, कैश डिविडेंड पेएबल डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में आप ये देखें, अभी मैंने आपको एंट्री दिखाई थी, ये देखें कैश डिविडेंड को हमने डेबिट किया था और कैश डिविडेंड पेएबल यानी लाइबिलिटी क्रिएट कर ली थी कि ये हमने देना है, अभी दिया नहीं था। तो अब जब हम दे रहे हैं तो लाइबिलिटी ये हमारी ख़त्म हो रही है डेट ऑफ पेमेंट के वक्त, जो भी डेट होगी। कैश डिविडेंड पेएबल ये 42,500 होगा और दूसरी साइड पे कैश जो कि हम दे रहे हैं वो 42,500, ये आखिर वाले 2 जीरो आप इनको कंसीडर ना करें। तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और कैश डिविडेंड पेएबल, जो पेएबल है वो लाइबिलिटी थी वो कम हो गई और दूसरी साइड पे हमने कैश भी अदा किया, कैश कम हुआ तो वो क्रेडिट हो गया। आसान हो रही है, मैं यहाँ वीडियो पास कर रहा हूँ फिर स्टार्ट करूँगा जी। आगे लेके चलते हैं। तो हमने ये देखा कि जब भी डिविडेंड दिया जाता है तो 3 तरह की जो डेट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। कौन कौन सी, मैं इन्हें फिर दिखा देता हूँ आपको। 3 डेट्स, एक डेट ऑफ डिक्लेरेशन, इस वक्त एंट्री करेंगे, लाइबिलिटी को क्रिएट करेंगे, दूसरी साइड पे कैश डिविडेंड हो जाएगा। और डेट ऑफ रिकॉर्ड, इस वक्त कोई एंट्री नहीं होती। ये पॉइंट पीपीएससी के हवाले से अहम है, ये याद रखना है आपने। और एक होती है डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट के वक्त हम एक्चुअल में पे कर रहे होते हैं तो इसकी भी एंट्री की जाती है। डेट ऑफ रिकॉर्ड के वक्त कोई एंट्री नहीं की जाती, लेकिन दूसरी जो 2 डेट्स हैं उस वक्त एंट्री की जाती है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बाज़ औक़ात कैश की बजाय स्टॉक इशू कर दिया जाता है, स्टॉक डिविडेंड के तौर पे दे दिया जाता है, यानी कैश नहीं है, कैश नहीं दे रहे, नया उन जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको कैश के बदले स्टॉक दे रहे हैं डिविडेंड की जगह। तो तब क्या होगा, तब किस तरह की एंट्रीज करेंगे तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक एंट्री करेंगे, पहले हम रिकॉर्ड करेंगे और फिर एक्चुअल में जो है ना स्टॉक को पे करेंगे। एक हम लाइबिलिटी यहाँ क्रिएट करते हैं, स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल। ये एक तरह की लाइबिलिटी है कि जो 20 लाख की कंसीडर कर लें कि वो 20 लाख की है, 20 लाख के स्टॉक डिविडेंड हम इशू कर रहे हैं, लेकिन जो मार्केट में जो उसका रेट है वो 31 लाख है, 20 लाख नहीं है, वो 31 लाख है। तो ऊपर की जो अमाउंट है ना 11 लाख, वो हमारा गेन है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, वो हमारा गेन है, हम उसे क्रेडिट करेंगे। और जो स्टॉक डिविडेंड है उसमें हम 31 लाख ही लिखेंगे। जो स्टॉक डिविडेंड हम दे रहे हैं, जैसे हम कैश डिविडेंड दे रहे थे तो हमने कैश डिविडेंड को डेबिट किया था, इसी तरह स्टॉक डिविडेंड को भी हम डेबिट करेंगे। दूसरी साइड पे जैसे कैश डिविडेंड देते हुए हमने लाइबिलिटी क्रिएट की थी, यहाँ भी हम लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल, यानी अभी वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, अभी हुए नहीं, वो 20 लाख के हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन ये है कि वो जो स्टॉक हैं वो हम प्रीमियम पे दे रहे हैं,
ठीक है, असल उसकी वैल्यू 20 लाख है जितने भी शेयर्स हैं, लेकिन हम जो है उसे 31 लाख पे दे रहे हैं, तो 11 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है वो हम गेन के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। ये कोई कैश की सूरत में हमें गेन रिसीव नहीं होगा, यानी स्टॉक की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और हम कम पे दे रहे हैं, तो ऊपर वाली जो अमाउंट हमें हम नहीं दे रहे वो हमारा गेन है, उसे हम गेन के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। अब जब देने का टाइम आएगा, जब वो स्टॉक डिविडेंड देने का टाइम आएगा, तो आप ये देखें कि यहाँ हमने जो लाइबिलिटी क्रिएट की थी इस जगह स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल ये क्रेडिट किया था 20 लाख का। अब जब देने का वक्त आएगा तो इसको हम डेबिट कर देंगे, ये लाइबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी साइड पे जो कॉमन स्टॉक है, क्योंकि अब स्टॉक इशू किए हैं, जब हमने कैश डिविडेंड इशू किया था तो यहाँ क्या आया था, कैश डिविडेंड पेएबल लाइबिलिटी, और दूसरी साइड पे हमने कैश पे किया था। अब हम कैश नहीं पे कर रहे, हम क्या पे कर रहे हैं, हम उसके बदले स्टॉक इशू कर रहे हैं, यानी स्टॉक दे रहे हैं, तो दूसरी साइड पे भी कॉमन स्टॉक क्रेडिट होगा। अगर कैश दे रहे होते तो यहाँ कैश आता, तो यहाँ पे हमने कॉमन स्टॉक लिख दिया क्योंकि हम स्टॉक इशू कर रहे हैं। तो 20 लाख डेबिट साइड पे और 20 लाख क्रेडिट साइड पे। अच्छा, अब इसको रिपोर्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कैसे? देयर आर 2 वेज टू रिपोर्ट स्टॉक होल्डर इक्विटी इन बैलेंस शीट इन द फॉलोइंग स्लाइड। द ईच क्लास ऑफ स्टॉक इज लिस्टेड फर्स्ट फॉलोड बाय इट्स रिलेटेड पेड इन कैपिटल अकाउंट। अब आप ये देखें कि जो प्रेफर्ड स्टॉक है और साथ में हाँ ये प्रेफर्ड स्टॉक है, और अगर प्रेफर्ड स्टॉक को हमने एक्सेस पे मतलब प्रीमियम पे सेल आउट किया है, उसकी जो अमाउंट हमें प्रीमियम की रिसीव हुई है वो जितनी भी अमाउंट है वो उस प्रेफर्ड स्टॉक के साथ हमने लिखी हुई है। आप गौर करें, हमने साथ लिखी हुई है। जैसे हमने प्रेफर्ड स्टॉक उसकी पार वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद जो प्रीमियम पे इशू किया था वो 10,000 का था। मिसाल के तौर पे 1 लाख के प्रेफर्ड स्टॉक थे, लेकिन हमने उसे कितने का बेचा, हमने बेचा 1,10,000 का। तो 10,000 जो हमारा प्रीमियम था वो हम स्टेक होल्डर इक्विटी जो बनाते हैं उसमें साथ ही लिख देते हैं। एक ये तरीका है। एक और तरीका है वो अभी आगे चल के बताऊंगा। अब आप ये देखें कि दूसरा क्या है, दूसरा है कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक की जितनी भी वैल्यू है वो हमने लिख ली, और फिर अगर वो प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है तो फिर क्या होगा, यहाँ जो प्रीमियम एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर पार वो है 1 लाख, 1 मिनट चाहते लगा, वो है 1,90,000। 1,90,000 ये प्रीमियम, तो ये प्रीमियम का अमाउंट उसके साथ लिखिए। और अगर इसी तरह डिस्काउंट पे इशू करते तो फिर क्या होता, प्रेफर्ड स्टॉक यहाँ उसकी अमाउंट आ जाती मिसाल के तौर पे 1 लाख, और यहाँ हम डिस्काउंट पे अगर इशू कर रहे होते तो ये डिस्काउंट अमाउंट ये 10,000 है ये फिर हम लेस कर रहे होते और यहाँ पे अमाउंट बता रहे होते कि वो 90,000 है। और इसी तरह अगर कॉमन स्टॉक डिस्काउंट पे इशू कर रहे होते तो यहाँ कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू दिखा रहे होते और फिर डिस्काउंट करके यहाँ पे 1,90,000 डिस्काउंट करके और जो भी अमाउंट बचती उसे यहाँ शो कर रहे होते। ये एक तरीका है कि जो आपका स्टॉक है उसके साथ उसकी प्रीमियम वैल्यू या डिस्काउंट वैल्यू को आप शो कर दें। दूसरा है एडिशनल पेड इन कैपिटल का। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्रेफर्ड स्टॉक है उसकी पार वैल्यू आपने शो कर दी और जो कॉमन स्टॉक है उसकी भी पार वैल्यू आप शो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप ये जो अमाउंट है एडिशनल पेड इन कैपिटल, ये 2,02,000 ये जो अमाउंट है ये वो एक्सेस अमाउंट है, प्रीमियम की अमाउंट है। तो आप बजाय इसके कि हर स्टॉक के बाद उसका प्रीमियम या डिस्काउंट को शो करें, आप पहले प्रेफर्ड और कॉमन को शो कर देते हैं, उनकी पार वैल्यू शो कर देते हैं और उसके बाद एडिशनल पेड इन कैपिटल। एडिशनल पेड इन कैपिटल प्रीमियम की सूरत में, अगर प्रीमियम है तो फिर आप ये जो सारी अमाउंट होती है, चाहे इससे हासिल हुई है, प्रेफर्ड से हासिल हुई है, चाहे कॉमन से हासिल हुई है, आप एक ही अकाउंट में उसको यहाँ शो कर देते हैं। और अगर डिस्काउंट हो रहा हो तो फिर ये वाली अमाउंट लेस हो जाएगी उन पार वैल्यू से और फिर टोटल कंट्रीब्यूशन कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद रिटेन अर्निंग आती है, फिर टोटल बन जाएगा, फिर उसके बाद जो आपने स्टॉक रीपरचेज कर लिए उसको डिडक्ट किया जाता है और फिर एंड में टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी आ जाती है। ये स्टॉक होल्डर इक्विटी इस तरह हम बनाते हैं कंपनीज की।
इसके दो तरीके हैं, फिर आप देख लें इसका पिछला कौन सा तरीका था, ये कि अगर प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो जो भी स्टॉक है उसके बाद उसकी प्रीमियम की अमाउंट या डिस्काउंट की अमाउंट को हम शो कर रहे हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रेफर्ड और कॉमन का कि जो पार वैल्यूज़ हैं वो शो कर रहे हैं, और फिर आगे जाके अगर प्रीमियम है तो दोनों का जो भी प्रीमियम है वो हम इस अमाउंट में मर्ज करके यहाँ उसकी टोटल अमाउंट लिख देते हैं, और अगर डिस्काउंट पे होगा तो ये वाली अमाउंट उस पार वैल्यू से लेस हो जाएगी। अच्छा, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट कैसे बनेगी? रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बिल्कुल आसान है। रिटेन अर्निंग 2008 में 2,45,000 थी, फिर उसके बाद हमें नेट इनकम हुआ 1,80,000 का, फिर उसमें से हम डिविडेंड को लेस करेंगे, यानी नेट इनकम हुआ तो हमने कुछ डिविडेंड दिए होंगे, प्रेफर्ड स्टॉक को भी दिए होंगे, कॉमन स्टॉक को। यहाँ ये शो किया जा रहा है कि 10,000 हमने डिविडेंड दिए प्रेफर्ड को और कॉमन को 65,000, तो टोटल 75,000। 1,80,000 में से यानी 75,000 हमने डिविडेंड दे दिया, तो बाकी जो अमाउंट बच जाती है वो है 1,05,000, यानी 1,05,000 हमारे पास बाकी बच गया। इसका मतलब है उसको हम रिटेन कर रहे हैं। पहले 2,45,000 जो रिटेन अर्निंग थी, अब रिटेन अर्निंग बढ़ के क्योंकि उसमें 1,05,000 का इजाफा हुआ है तो वो 3,50,000 रिटेन अर्निंग बन गई। तो रिटेन अर्निंग की जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से बनाई जाती है। रिटेन अर्निंग में दो मेन चीज़ें आती हैं, एक खुद रिटेन अर्निंग, दूसरा नेट इनकम। जो भी नेट इनकम हुई है वो अगर नेट लॉस हुआ है तो यहाँ नेट लॉस लिख देंगे, अगर नेट इनकम हुई है तो नेट इनकम लिख देंगे, और उसके बाद जो डिविडेंड होते हैं दूसरे नंबर पे वो यहाँ शो किए जाते हैं। मतलब यहाँ तीन चीज़ें होती हैं, एक रिटेन अर्निंग, इनकम या लॉस, और तीसरा डिविडेंड। तीन चीज़ें इस स्टेटमेंट को हिट करती हैं। ये आपको याद होना चाहिए पीपीएससी के हवाले से या एफपीएससी के एमसीक्यूज़ के हवाले से, कि जो रिटेन अर्निंग होती हैं उसमें कितने अकाउंट्स आ रहे होते हैं। रिटेन अर्निंग आ रहा होता है, नेट इनकम या नेट लॉस, और दूसरा डिविडेंड्स आ रहे होते हैं, चाहे वो प्रेफर्ड के हों या कॉमन के। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी ये कैसे बनेगी कंपनीज की? क्योंकि कंपनी की पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की जो स्टॉक होल्डर इक्विटी होती है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी, उससे डिफरेंट होती है। यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं कंपनीज की कंपनी कॉरपोरेशन के केस में स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी, लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है उसका नाम ज़रा डिफरेंट होता है। वहाँ स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी हम लिख सकते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप इक्विटी, पार्टनर्स इक्विटी, इस तरह का नाम। लेकिन यहाँ पे जो नाम है स्टॉक होल्डर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ कंपनीज में स्टॉक इशू किए जाते हैं। तो आप ये देखें कि जो बैलेंस 2008 को है, प्रेफर्ड स्टॉक का आपके सामने शो है, और उसके बाद कॉमन स्टॉक का, फिर एडिशनल पेड। ये एडिशनल कौन सी अमाउंट है? ये वो प्रीमियम वाली अमाउंट है कि जो प्रेफर्ड या कॉमन हमने प्रीमियम में इशू किए थे, ये वो अमाउंट है। फिर उसके बाद रिटेन अर्निंग का हम मेंटेन करते हुए आ रहे होते हैं। जैसे ये अभी पीछे मैंने आपको दिखाया, ये 2,45,000 रिटेन अर्निंग थी, ठीक है। उसके बाद ट्रेजरी स्टॉक ये माइनस में आ रहा है। ट्रेजरी स्टॉक मतलब 17,000 के स्टॉक हमने हमारे पास हैं, हमने परचेज़ किए हुए हैं, ठीक है। और टोटल इसका एंड में टोटल इसका बैलेंस आ रहा होता है। फिर उसके बाद नेट इनकम, जब नेट इनकम होती है तो वो हम कहाँ लिखते हैं? रिटेन अर्निंग में। रिटेन अर्निंग में 1,80,000 लिखा। फिर उसके बाद जो डिविडेंड हमने डिक्लेयर किए उनको हम लेस करेंगे, और उसके बाद इश्यूज ऑफ एडिशनल कॉमन स्टॉक, जो एडिशनल कॉमन स्टॉक हम इशू कर रहे हैं वो कौन से 50,000 के इशू कर रहे हैं, और वो हमने प्रीमियम पे इशू किए, मतलब 25,000 के प्रीमियम पे इशू किए, तो 25,000 एडिशनल पेड इन कैपिटल में आ जाएगा और 50,000 कॉमन स्टॉक में। और फिर उसके बाद हमने कोई ट्रेजरी स्टॉक परचेज कर लिए हैं, यानी आप ये देखें कि 17,000 के ऑलरेडी हमारे पास थे, हमने परचेज़ किए हुए थे, 10,000 के मज़ीद हमने परचेज़ कर लिए, तो अब हमारे पास जो ट्रेजरी स्टॉक हैं वो 27,000 के हमारे पास हैं, यानी हमने परचेज़ किए हुए हैं। और इन सब का बैलेंस करेंगे, इस साइड पे भी बैलेंस करेंगे और इस साइड से भी हम बैलेंस करेंगे। तो आप ये इस तरह स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी बना सकते हैं। स्टॉक होल्डर इक्विटी में आप देखें कौन कौन सी चीज़ें हिट हो रही हैं। एक तो नेट इनकम, दूसरा डिविडेंड, तीसरा जो कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक, और चौथा ट्रेजरी स्टॉक अगर है। अगर नहीं आपने रीपरचेज किए, किसी भी कंपनी ने नहीं रीपरचेज किए, तो वो फिर नहीं आएंगे इधर।
तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 13। तकरीबन हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट हम इस्लामिक फाइनेंस स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, कॉस्ट और मैनेजरियल अकाउंटिंग से, तो वो हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल हम छोटे छोटे जो सब्जेक्ट हैं जैसे बिज़नेस लॉ हो गया और बिज़नेस मैथ से भी चंद एक क्वेश्चन आते हैं, वो पूरी पूरी बुक नहीं करेंगे। जितने भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं वो कवर कर लेंगे। और इसके अलावा रिसर्च से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं, छोटे मोटे सब्जेक्ट हैं, वो हम कवर कर लेंगे और फिर बड़े सब्जेक्ट्स की तरफ हम जाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।